जब से ट्रम्प यूएस का प्रेसिडेंट बन के आया है, दुनिया की सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक जोक बन के रह गई है। उसका एक एग्जांपल देखते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था आज से कई हफ्तों पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जब इनिशियली ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया, कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के पीछे लग चुके हैं। और अब ये इसी के चक्कर में, नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में काफी बार भारत से डिसएग्री करेंगे। रिसेंटली पाकिस्तान के आर्मी जनरल और इनके फील्ड मार्शल जो भी आप बोलना चाहे, आसिम मुनीर, ये गए व्हाइट हाउस में। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको होस्ट किया, खुलकर डिसएग्री किया भारत के साथ कि नहीं, इंडिया पाकिस्तान मीडिएशन मैंने करवाई थी और मैंने बहुत हेल्प करी थी। फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सेम बात यहां पर दोहरा दी। और इवन दो इंटरनेट पर, स्पेशली इंडियन साइड में, लोग आसिम मुनीर एट व्हाइट हाउस, इसकी बहुत सारी मीम्स बना रहे थे। कई मीम्स एक्चुअली काफी फनी भी थी। एक लार्जर क्वेश्चन जियोपॉलिटिकली ये रेज किया जा रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चुन लिया है एज यूएसए's मेन जियोपॉलिटिकल पार्टनर टिल 2025, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहेंगे यूएस के। क्या ये टैक्टिकल रोमांस है? टैक्टिकल रोमांस मतलब कि कुछ 1-2 साल के लिए डोनाल्ड ट्रंप यूज करेंगे पाकिस्तान का, उसके बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो जाएंगे, या फिर ट्रंप का एक नया इनर सर्कल बन चुका है जिसमें आसिम मुनीर, द रियल मैन हु रन्स पाकिस्तान। ये बात इंटरेस्टिंग है वैसे कि ट्रंप ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सबको इग्नोर करके जो मेन आदमी है जो पाकिस्तान को चलाता है, आसिम मुनीर, डायरेक्टली इसके साथ एंगेज करना शुरू कर दिया है। नाउ ट्रंप ने सडनली आसिम मुनीर को क्यों इनवाइट किया व्हाइट हाउस में? इसको लेकर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री बेसिस चाहते हैं आसिम मुनीर से, उसके बदले में सिक्योरिटी ट्रेड डील्स दे देंगे। आसिम मुनीर को यह आश्वासन भी दे देंगे कि कल को अगर भारत अटैक करता है पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल से या फिर किसी और टाइप के मिसाइल से, तब उस वक्त यूएस पाकिस्तान की रक्षा में आएगा और पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को ज्यादा डैमेज ना हो। बट ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन कंसर्न है, जिस वजह से आसिम मुनीर को ये इतनी सारी इज्जत दे रहे हैं, व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं वगैरह, मेन इशू यहाँ पर है इजराइल और ईरान वॉर। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए पाकिस्तान के एयर बेसेस जैसे भारत डिस्ट्रॉय कर रहा था, यूएस वॉज पैनिकिंग। और अब तो खैर यूएस मीडिया, ब्लूमबर्ग, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह सब लोग लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर की मदद चाहिए ईरान इजराइल वॉर में। नाउ अगेन आप समझ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आसिम मुनीर को अगर कहेंगे इजराइल को कि प्लीज अब ईरान को मत मारो, इजराइल मान जाएगा। आई मीन आप इमेजिन कर सकते हैं, ट्रंप तो खैर एक काफी अनस्टेबल लीडर है। मैंने पहले भी आपको बोला था, इजराइल आसिम मुनीर की जो रिस्पेक्ट अनस्टेबल इंडिविजुअल लेवल पे, सरकार अनस्टेबल नहीं है, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। करता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। पाकिस्तान का एकमात्र उपयोग यूएस ये कर सकता है कि कल को अगर ईरान पर बड़ा मिलिट्री अटैक करना है तो वहां पर एक इनडायरेक्ट सपोर्ट अगर पाकिस्तान की मिल जाती है, इंटेलिजेंस सपोर्ट, यूएस को इनके जो बेसिस है पाकिस्तान के बेसिस वो मिल जाते हैं, दैट विल बी ग्रेट। यूएस उसके बदले में पाकिस्तान को बहुत रिवॉर्ड करेगा। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे, आप चेक करोगे कि अफगानिस्तान वॉर में पाकिस्तान ने जो हेल्प करी थी यूएस की बाकी नेटो कंट्रीज की, उसके बदले में पाकिस्तान। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि यहाँ पे मैप है तो देख लेते हैं। बेसिस का जो भी लोग कह रहे हैं ना, बेसिस और इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की बेसिस और इंटेलिजेंस, ठीक है। देखो, लड़ाई के टाइम पे जितना ही मिल जाए उतना ही कम है, ये एक अपने आप में नॉर्मल बात है, ठीक है। अगर आप लड़ाई में जा रहे हो और सामने वाले की, आपके पास ऑलरेडी 100 सोल्जर हैं, सामने वाले के पास 25 हैं, ठीक है। आपको 25 कहीं और से मिल रहे हैं ना, तो ले लेने चाहिए फिर भी, चाहे आप ऑलरेडी ओवरवेलमिंगली ज़्यादा पावरफुल हो। ये तो एक नॉर्मल, लेट्स से, रूल ऑफ थंब है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है एक्सेस की ईरान के चारों तरफ, इंडियन ओशन के बीच में ना चागोस आइलैंड नाम का एक आइलैंड आर्किपेलागो हुआ है, या जो भी कह लो, अटोल कहते हैं वैसे उसे। उसमें डिएगो गार्सिया नाम का एक बहुत बड़ा बेस है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसने उसे लीज़ किया हुआ है, जिसको उसने लीज़ किया हुआ है यूके से। हालांकि मॉरिशस को चागोस आइलैंड दे दिया है यूके ने, बट वो एक अलग बहस है। वहाँ से जो उनके बॉम्बर्स हैं, उनके सब कुछ, जितने भी तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, सब कुछ की रेंज में ईरान पहले ही आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मैप देख रहे हो, अफ़गानिस्तान के जस्ट लेफ्ट में जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये ईरान है बेसिकली। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये कतर है, ठीक है, ये कतर है।
कतर के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, एयरफोर्स बेस, मिलिट्री बेस जो भी। मिलिट्री तो उनकी कोई इस तरीके की आर्मी तो है नहीं, क्योंकि अगेन उनका कोई इन बॉर्डर्स, अपने बॉर्डर्स पे तो वो लड़ते नहीं है, बट उनकी नेवी में ही बेसिकली एयरफोर्स भी होती है और सब कुछ होता है। तो ये जो है कतर, यहाँ पे उनका सबसे बड़ा बेस है, ये लगा लो। और इसके अलावा भी उनके मल्टीपल बेसेस हैं इस एरिया में। कतर से फ्लाइट लेके ईरान देखो कितनी दूर पड़ता है, अक्रॉस द स्ट्रेट ईरान है, ठीक है। उनके एक्सेस में सब कुछ है। उसके अलावा 2 कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें कि 2 उनके एयरक्राफ्ट कैरियर और उसके जो सपोर्टिंग जहाज़ होते हैं, फ्रिगेट्स, ये वो उन्होंने भेज दिए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे डिस्पैच कर दिए थे पहले, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही, अब तो पहुँच गए होंगे। एक कैरियर बैटल ग्रुप में मेरे ख्याल से एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे, क्योंकि उनके इतने बड़े होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो आई थिंक 100 के आसपास या उससे ज़्यादा ही एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट होते होंगे। वो अलग हैं बेसिस में, वो यहाँ खड़े कर देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे लाके। उसको ज़रूरत नहीं है बेसिस की पाकिस्तान के अंदर, उसको और इंटेलिजेंस में तो मतलब आप ये लगा लो, बाकी की पूरी दुनिया एक साइड पे इकट्ठी हो जाए ना, तो भी जितनी तगड़ी इंटेलिजेंस यूएसए की है उतनी तगड़ी नहीं होगी। ये लेवल है उनकी इंटेलिजेंस का। उनको बहुत दूर सेकंड नंबर पे कहीं जाके चाइना थोड़ा बहुत मैच कर पाता होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाते हैं अब काफ़ी पूरी दुनिया में, और उनको यूज़ करते हैं एज ए सर्वेलेंस एजेंट के तौर पे। एनीवे, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें थी। और हाँ, अब आप कहोगे तो फिर क्यों बुला रहे हैं आसिम मुनीर को? बेसिस मिल जाएंगे तो वो पूछेगा भी कि दे दो, मिल जाएंगे तो ले भी लेगा। लेकिन मेरे हिसाब से उसको स्पेसिफिकली यहाँ बुलाने का मकसद इस वक्त ये था, जो मोदी जी की और ट्रम्प की कॉन्वर्सेशन हुई है, जिसमें मोदी जी ने ठीक ठाक अच्छे से नंगा किया है उसको, और उसके बाद सुनाई है, और उसके बाद उसको ये भी कहा है कि भाई मैं तो ना आ रहा, उन्हें आप आ जाओ बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, हम नहीं आ रहे, हम जा रहे हैं, बाय बाय, बाय बाय टाटा, हमें और भी काम है, ठीक है। ये एक वो नहीं होता कि तू ना पटी तो तेरी दूसरी वही सही, या जो भी आई डोंट नो यार, टीनेज लेवल के जो चुस्पा होता है, ठीक है, कि वो नहीं पटी तो वो पटा लूंगा, वो नहीं पटी तो वो पटा लूंगा, ये वो वाला लेवल है भाई। ट्रम्प है वो यूएस का प्रेसिडेंट, लेकिन मतलब जिसे कहते हैं ना कि क्या बोला जाए यार, गिरा हुआ बंदा है भाई, लिटरली गिरा हुआ बंदा है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि मैं चीप हरकतों पे आ जाऊंगा, ये वो वाला बंदा है। तो मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे अगर आप एक लिटरली जिसे कहते हैं ना मैकियावेलियन इंडियन हो, अगर आप, ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता इंसानियत के साथ या किसी भी चीज़ के साथ क्या जाए, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए कि गया है वहाँ पे आसिम मुनीर, ठीक है। पाकिस्तान के फ्यूचर बेटरमेंट लॉन्ग टर्म का सिर्फ एक हल है, वहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी फ्लरिश हो, उनके ट्रेड डील्स खुल जाए, पड़ोस अफगानिस्तान से रिलेशंस बेटर करें, इंडिया से रिलेशंस बेटर करें, और यूएसए से अपने आप को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करना शुरू करें। ये उनके लॉन्ग टर्म में उनके लोगों के लिए बेटर है। अभी जो हो रहा है ना, मिलिट्री सुप्रीमेसी, जो लाइक लेजिट लीडर है उसको उन्होंने जेल में ठूसा हुआ है, अच्छा, हमारे लिए, अगर जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक मैकियावेलियन माइंडसेट के इंडियन हो, हमारे लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारे लिए एग्जैक्टली वो चीज़ हो रही है जो आप चाहोगे। मैं पर्सनली नहीं कहूँगा कि मैं एक मैकियावेलियन लीडर हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में बिलीव करता हूँ। मैं अगर पर्सनल लेवल पे मेरे से पूछा जाए, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में डिसेंट थॉटफुल लोग आएँ, हमारा रिलेशनशिप बेटर हो, और हम इस रीजन को, जो साउथ एशिया है इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, ये जो एक्सट्रीम गरीबी है ना, अफ्रीका के बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गरीबी दुनिया में इसी एरिया में है, ठीक है। और अगर आप एग्जैक्ट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर काउंट करोगे गरीबों का, तो वो अफ्रीका से भी ज़्यादा होंगे इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि उस गड्ढे में जिसमें हमारा ये दुनिया का कोना रहता है, इससे हम बाहर आएँ, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, जब हम लड़ना बंद करके ट्रेड खोलेंगे। कोई इसमें दूसरी राय ही नहीं है। हम इंटरनल ट्रेड खोलेंगे इस रीजन का, लड़ाई वड़ाई से हट के इंडिविजुअल ह्यूमैनिटी, रिलीजन सब चीज़ को पीछे छोड़ के जब हम आगे जाएंगे तभी ये होगा। लेकिन ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा एक एग्जांपल है, और एक अगर एग्जांपल आपको पूरी हिस्ट्री में मिला है, तो यानी कि वो एक्सेप्शनल है, वो यूरोपियन यूनियन है। उतने दिमाग हमारे यहाँ लोगों के अंदर अभी आए नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। ऐसे ही कुत्ते खानी जिसे कहते हैं लगी रहेगी इस एरिया में, और उस हिसाब से हमारे साथ बहुत बढ़िया हो रहा है। क्योंकि क्या, देखो, किराए की कंट्री है,
शॉर्ट टर्म मिल जाएगा, 1 बिलियन 2 बिलियन ये मिल जाएगा, ये तो चुसनी होती है। 25 करोड़ लोगों के देश के लिए आज के टाइम पे $1 बिलियन क्या है, $2 बिलियन कुछ नहीं है, जिस हिसाब के उनके डेट सर्विसिंग के चार्जेस ये वो। वैसे तो खैर उस मामले में अमेरिका की खुद की हालात ख़राब है, लेकिन ये कोई बड़ी राहत नहीं है। स्ट्रक्चरल लेवल पे डीप जो फिजर्स हैं उनकी सोसाइटी के, ये उसको और बढ़ाएगी, ये चीज़ उनको कॉन्फ्लिक्ट के और अंदर लेके जाएगी, ठीक है। और टेम्पररीली अमेरिका से तो उनको हथियार भी मिल जाएंगे ये वो, पर होगा क्या, वो तो देते आ रहे हैं उनको। क्या उनकी पावर बढ़ रही है दुनिया में या कम हो रही है, आप खुद देख लो। हथियार तो सोवियत यूनियन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा वो है, न्यूक्लियर वेपन। क्या हो रहा है, यूक्रेन से नहीं लड़ पा रहा अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म, अगेन लास्ट बार रिपीट करता हूँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप एक मैकियावेलियन थॉट से जाते हो तो हमारे लिए ये चीज़ बेटर, लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म में भी हमारे लिए चीज़ बेटर है। पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे। ईरान तो खैर अफगानिस्तान से भी बड़ा एक मैं कहूंगा केस है। अगर ईरान के केस में पाकिस्तान हेल्प करता है यूएसए की, यूएसए विल रिवॉर्ड पाकिस्तान ट्रेमेंडसली। हाँ, आगे जाकर क्या होता है उसका मुझे पता नहीं। ये भी चीज़ है, हेल्प करे ना। अगर अगेन आप मैकियावेलियन थॉट के इंडियन हो, आपको सोचना चाहिए कूद जाए क्योंकि क्योंकि ईरान भी इंडिया की तरह एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। इनको ये पीट भी देंगे ना, अगर अमेरिका वाले या इजराइल वाले सारे मिलके पीट भी देंगे, ठीक है। हाँ, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आए, ये पूरी दुनिया के लिए ओवरऑल एक अच्छी चीज़ होगी। आपको न्यूक्लियर पावर्स को कम करना है, स्पेशली जो इस तरीके की थोड़ी सी एक्सट्रीम थॉट वाली पावर्स हैं। लेकिन ईरान को अगर ये मान लो पीट भी देते हैं, सब कुछ भी कर देते हैं, वो दे विल बाउंस बैक। ईरान पूरी हिस्ट्री में 4000 साल से वॉरफेयर झेलता आ रहा है, वो वहीं पे ही है अभी भी। सिमिलर टू, वेरी वेरी सिमिलर टू इंडिया या जितनी भी ऐसी सिविलाइजेशनल पावर है। ग्रीस एक कंट्री है, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वो रहा ऑटोमन एम्पायर के अंडर, फिर बन गया ग्रीस दोबारा पहले की तरह। सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ का ये सीन होता है। हाँ, उनका जो एनाटोलिया रीजन था वो टर्की बन गया आज के टाइम पे, वो लॉस तो आपको होगा, लेकिन ये होगा कि आप एक्सटिंक्ट नहीं होगे। ईरान भी जो एकमेनिड एम्पायर, अगर आप देखो तो पूरा का पूरा लेवेंट और ये सारा एरिया ऊपर अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा एकमेनिड एम्पायर के अंडर उज़्बेकिस्तान तक एकमेनिड एम्पायर के अंडर आता था। तो ईरान भी छोटा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन बाउंस बैक हो जाती हैं सिविलाइजेशंस, और ये फिर उनको याद रहेगा कि किया था पाकिस्तानियों ने हमारे साथ। तो और इंडिया अगेन भाई नहीं मिलने गया इस टाइम पे ट्रंप से, कहीं ना कहीं ये एक बेटर चीज़ है इंडिया के लिए इस इशू को देखते हुए, इर्रिस्पेक्टिव कि ट्रंप पैटी है वो तो है ही, उसके अलावा भी ये चीज़ इंडिया के लिए बेटर है, क्योंकि अभी अमेरिका एक सिचुएशन में है ईरान और मिडल ईस्ट के साथ, बेसिकली ईरान के साथ। और इस सिचुएशन में अगर हम डिस्टेंस करते हैं अपने आप को, जो कि हमारा जायज़ भी बनता था, हमारे लिए ये दोनों तरफ से प्ले आउट हुआ है, हमारे फ़ायदे में गया है। क्योंकि एक तो हमने ट्रंप को डिच कर दिया व्हाटएवर, अपना पॉइंट रखने के लिए। दूसरा, जिन लोगों के साथ ही अभी एंटी में है, अभी लड़ाई में है, उनको भी अच्छा लगा, हाँ भाई ये नहीं गए। नोट चीज़ें होती हैं ये, बाकी ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। कोई ईरान बच जाता है तो वो क्या उसका रिस्पॉन्स देंगे वगैरह, बट यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर पूछेंगे कि आसिम मुनीर आए थे तो जो इजराइल ईरान वॉर है उसके बारे में बात हुई है, तो ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। Today with the chief of staff of the Pakistani army, did you talk about Iran? Did that come up as a share? Yeah, well they know Iran very well, better than most. They know Iran very well. पाकिस्तान को अच्छे से पता है ईरान के बारे में। And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. Reason I had him here, I wanted to thank. Now he agreed with me. अब ये इंटरव्यू जब ईरानी लोग देखेंगे और वो लोग जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, तो आप सोचो पाकिस्तान के लिए क्या। अभी अगर आप ट्विटर वगैरह पे हो, आपको पता होगा पिछले 2-3 दिनों से पहले या पिछले वीक में बहुत ज़्यादा ईरान, मतलब पाकिस्तान के लोग ऐसे पोस्चर कर रहे थे ट्विटर पे कि भाई हम तो पूरा हेल्प करेंगे, हम तो ये भेज देंगे, वो भेज देंगे। ईरान के एक बड़े ऑफिशियल ने कह दिया ये हमारे हेल्प के अंदर एटॉमिक वो भेज देंगे, अगर हम पे हमला हुआ ये भेजेंगे, वो टट्टू भेजेंगे। भाई वो किराए की छोड़ो, रहने दो। उन्होंने यहाँ पे ईरान इजराइल के कंटेक्स्ट में ही बोला है कि ही एग्रीड विद मी। बाकी ऑफ कोर्स बाद में घूम फिर के ये जो
इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी वगैरह, सेम बात रिपीट करते रहेंगे ये। बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेंशन करना कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी ना इस बात को लेकर एक एग्रीमेंट है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। ईरान के पास भी कल को न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो इससे पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है। और रिसेंटली यूएस में व्हाइट हाउस के एक फॉर्मर ऑफिशियल ने एक थ्योरी ये भी प्रेजेंट करी है मीडिया के सामने कि यूएसए का ग्रैंड प्लान ये हो सकता है, ये एक ऑफर दे सकते हैं पाकिस्तान को कि ईरान पर इजराइल और यूएस अपनी कार्रवाई रोक देंगे अगर ईरान अपना जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जो भी इनके पास यूरेनियम एनरिच कर रखा है एट ए सर्टेन लेवल, जो भी इनकी न्यूक्लियर सप्लाईज है, ये पाकिस्तान को पकड़ा दे। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है तो एक तरीके से आप कह लीजिए ये एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो जाएगी कि ईरान के पास अब कोई साधन नहीं होंगे न्यूक्लियर वेपन बनाने के। नाउ अगेन दिस इज जस्ट अ थ्योरी बट नोट ये थ्योरी है बट देखो इस पूरे ऑपरेशन का मेन इनिशिएटर कौन है? इजराइल, ठीक है। अमेरिका क्या कहते हैं उसे, रोजी आइड हो सकता है पाकिस्तान के बारे में, इजराइल नहीं है। इजराइल को क्लियरली पता है कि मतलब कौन यहाँ बैठ के कौन सी दो नंबरियाँ दोगलापन कर रहा है। पाकिस्तान का जो दोगलापन है, जो कि अगेन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो एक एनिमी कंट्री है, वो है दोगली कंट्री भाई। वहाँ के खुद लोग मानते हैं, वो खुद प्राइड करते हैं इस बात के ऊपर कि कैसे हमने दोगलेपन से लोगों को चूतिया बना के वो किया है। इस पे वो खुश होते हैं, तो आई थिंक दे वुड नॉट माइंड दिस। न्यूक्लियर बना लिया ये, वो अमेरिका को चूतिया बना दिया, अफगानिस्तान को चूतिया बना दिया, सबको बनाते रहते हैं ना वो, इस चीज़ पे वो खुश हैं, तो आई मीन गुड फॉर यू। लेकिन इजराइल इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर है, उसको पता है कि कौन क्या हरकतों में लगा हुआ है। तो अगर वो ईरान के अगेंस्ट ये चीज़ इनिशिएट कर सकता है ना, तो अनलेस पाकिस्तान के जो हाईएस्ट लेवल पे अगर इजराइल को यूएसए के थ्रू ये अश्योरेंस नहीं दी जाती कि अगर हमारे को वो हैंड ओवर कर देते हैं सारा सब कुछ, तो हम उसको या तो अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे या तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ईरान को हम क्लीन कर देंगे इस चीज़ से। आई डोंट थिंक इजराइल वुड अग्री फॉर दैट। और इजराइल की इतनी से है कि ये जो पूरी चीज़ हो रही है, ऑपरेशन राइजिंग लायन या जो भी है, ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमला हो रहा है, ये करा ही इजराइल ने। अमेरिका थोड़ी, जब वो तो बैठा हुआ था आराम से तकिए पे, ठीक है, उसको तो पीस प्राइस चाहिए। और अगेन ये जो पहले बात हो रही थी उससे थोड़ी सी कनेक्ट कर देता हूँ, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप पीस प्राइस चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब जब फर्स्ट टर्म के बाद, जब वो 4 साल जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी का टाइम था ना, उसने तभी बोली थी ये बात कि मैंने यहाँ शांति करवाई, मैंने वहाँ शांति कराई, मैंने इनसे बात करी। अगर कोई बंदा डिज़र्व करता था नोबेल पीस प्राइज़ तो वो मैं करता था। ओबामा को मिल गया, मुझे नहीं मिला, ठीक है। ओबामा ने एक प्रेसिडेंशियल डिनर में डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती की थी ये बोल के कि तू होगा बहुत कुछ लेकिन तू ज़िंदगी में कभी वो नहीं बन सकता जो मैं हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद ट्रंप ने प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए लड़ने का डिसाइड किया था, मतलब फाइनल माइंड बनाया था। और वो एक रेस में उस टाइम से ओबामा के लिए, अगर आप उसके इंडिविजुअल लेवल पे उसके माइंडसेट को देखोगे ना, वो उसका माइंडसेट ऐसा है, इसने मुझे ये बोल दिया, अब मैं इसे करके दिखाऊंगा। और वो उसी चीज़ को चेज़ कर रहा है, वही जो 10-15 साल पहले जो प्रेसिडेंट का डिनर हुआ था। ये है सारी बात। तो अब उसे नोबेल प्राइज़ भी चाहिए क्योंकि ओबामा को नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ये आप कहोगे भाई यार इतनी सी बात पे क्या कौन चढ़ता है और क्या कोई नहीं। भाई कभी कभार जोक बन जाती है लाइफ। करने वाली बात यह है कि अब आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को इतना जरा सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं कि आसिम मुनीर ने खुलकर कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज। और ये बात व्हाइट हाउस ने खुद कंफर्म करी है कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने बैक किया है डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज। अब ये आज के समय हालत हो गई है यूएसए की। यूएस प्रेसिडेंट को ना सपोर्ट चाहिए होती है पाकिस्तान के फेल्ड आर्मी चीफ या जो भी इनको ये। एक बात और है इसमें, ये देखो कि ये डायरेक्ट डील कर रहे हैं पाकिस्तान का जो मिलिट्री लीडर है उसके साथ, इवन दो वहाँ पे डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, ठीक है। ये चीज़ यूएसए की क्रेडिबिलिटी, जो कि अगेन भाई वैसे ही कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसको कितना हिट करेगी
जब भी अब ये कभी ये उठाएंगे कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी सही नहीं चल रही किसी भी कंट्री के बारे में, सामने बंदा करेगा अबे तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो। तो अगेन एक इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सऊदी में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे फुल मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम है। आई मीन आई थिंक सऊदी अच्छा कर रहा है जैसा भी उनका सिस्टम है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर किसी को डेमोक्रेसी ही मिले, मैं इस चीज़ में अग्री नहीं करता। सोसाइटीज़ का एक सर्टन नेचर होता है, बट इनको फिर भी कहा जाता है कि भाई वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, फिर भी तुम उन्हें सपोर्ट करते हो फुल उनकी सेफ्टी का जिम्मा लेते हो। बट अब इन्हें पाकिस्तान के बारे में भी चढ़ाया जाएगा। उन्होंने यहाँ पर दे रखी है फील्ड मार्शल की, इनके सपोर्ट को व्हाइट हाउस ओपनली अनाउंस करता है कि जी आसिम मुनीर मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, जिसके खुद के देश के लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। यूएसए में आपने अभी देखा होगा जब आसिम मुनीर घूम रहा था तो पाकिस्तान के कई लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। प्राइमरली वो पाकिस्तानी जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो मानते हैं कि आसिम मुनीर ने ही इमरान खान को जेल में डाल के रखा हुआ। ये अक्षय कुमार वाला मीम बना हुआ। बहुत सही लड़के। तो इसके अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हुए थे और एक टाइम पर ना डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है इमरान खान के साथ, और इसलिए मैं कहूंगा नेवर ट्रस्ट ट्रंप। मतलब जो ये बोल रहे हैं आज बोल रहे हैं, एक साल बाद ऐसा यू टर्न लेते हैं। आई मीन लेके हर नेता यू टर्न लेता है, चाहे लोकल पॉलिटिक्स हो। लोकल पॉलिटिक्स में कोई यू टर्न लेता है तो हम ज्यादा उस पर फोकस करते हैं कि ये जी पलटू हो गया, दल बदलू हो गया वगैरह, बट हाई लेवल पे भी काफी बार नेता यू टर्न लेते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ओपनली अपने इंटरेस्ट के पीछे बाकी सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं, ये एक अलग ही लेवल का एग्जांपल सेट कर रहे हैं। और अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में, ये एग्जांपल सेट नहीं कर रहे भाई, ये इस चीज़ का एग्जांपल सेट कर रहे हैं क्या नहीं करना है। ठीक है। और देखो यू टर्न के बारे में बस मैं इतना बोलूँ क्योंकि इन्होंने यू टर्न डिफाइन किया है यहाँ पे। कोई व्यक्ति अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ डेकेड या 5 6 7 साल में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है ना, तो वो यू टर्न नहीं होता, वो इवोल्यूशन होता है। आपके थॉट्स का इवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे यंग लोग जो है ना, वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बहुत ही बेस्ट चीज़ मानते हैं जब वो अपने कॉलेज के डेज़ में होते हैं। फिर जब वो एक्चुअल में आते हैं दुनिया में जहाँ लोग अपने इंटरेस्ट के लिए लाइक नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रहा है, ये हो रहा है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर तरीके के जुगाड़ लगाए जा रहे हैं, कस्टमर खींचने के लिए 2 2 नंबरियाँ की जा रही हैं, ठीक है, तब उनको दिखता भाई ये तो इंटरेस्ट की रेस है। हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, दैट्स हाउ ह्यूमंस आर बिल्ट। तब उन्हें रियलाइज होता है ये सब सोशलिज्म चूतिया ये सब फुद्दू है भाई, लात मारो इसको और फिर हर कोई बन जाता है। और जो बुढ़ापे तक भी अगर सोशलिस्ट रह गया ना, समझ लो उसको कुशनी जॉब मिल गई है जहाँ पे उसको कोई स्ट्रगल नहीं है उसकी जॉब में, उसकी लाइफ इजी मोड पे चल रही है, इसलिए वो सोशलिज्म के गुण गा रहा है। ये आएगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। तो इसलिए लोग अपना, आई मीन लेट मी कंप्लीट दैट थॉट, तो इसलिए लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते हैं, उनकी सोच इवॉल्व होती है, वो यू टर्न नहीं होता, वो इवोल्यूशन ऑफ थॉट होता है बेसिकली। पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर की नॉमिनेशन पर कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान नॉमिनेट कर दे ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए, और ये बोल देंगे इनको बिलियंस मिल जाए, ये बोल देंगे कि हाँ जी इंडिया तो ये हमको मिलियंस बर्बाद के लिए करने बोल वाला था, ये तो ट्रंप आ गए बीच में, ट्रंप ने बचा लिया हमको, नहीं तो मोदी कुछ भी कर देते। इसी बात का नोबेल पीस प्राइज दो यहाँ पे इनको। वेल मैं यहाँ पर बोल दूं ये बिल्कुल हो सकता है, दिस कैन वेरी मच हैपन। और मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी, डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्सेशन है बराक ओबामा से खुद को बराबरी पे लाने का। ओबामा बने 2 बार यूएस प्रेसिडेंट, ट्रंप बने 2 बार यूएस प्रेसिडेंट। नाउ अब ओबामा के पास एक स्पेशल चीज है जो ट्रंप के पास अभी भी नहीं है, एक नोबेल पीस प्राइज। ट्रंप कई बार कह चुके हैं अगर मेरा नाम ओबामा होता ना, मुझको अब तक नोबेल पीस प्राइज मिल चुका होता। कई बार ये न्यूज कॉन्फ्रेंसेस में कह चुके हैं। एक्चुअली मुझे याद आ रहा है जब ये पहली बार बने थे प्रेसिडेंट, उस टाइम भी 2020 के आसपास ट्रंप ने ये कह दिया था कि इथियोपिया के प्रेसिडेंट को नहीं मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, ट्रंप को मिलना चाहिए। इन्होंने खुद कह दिया आई डिजर्व नोबेल पीस प्राइज नॉट एबी अहमद। और आप देखोगे ओवर द ईयर, यार क्या पैटी बंदा है यार, बहुत सारे इंटरव्यूज में ट्रंप कह चुके हैं कि ओबामा को नोबेल प्राइज मिला है विदाउट एनी रीजन, मैंने एब्राहम अकॉर्ड्स करवाए, मैंने मिडिल ईस्ट में शांति करवा दी। अभी तो खैर कोई शांति है नहीं मिडिल ईस्ट में। नॉर्थ कोरिया भी गया था। एक्चुअली इसका जो सबसे बड़ा कदम है ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जा सकता है, वो था नॉर्थ कोरियन लीडर के साथ मिलना। मिडिल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड भी एक्चुअली नहीं, हाँ वो भी इक्वली ही बड़ा है।
अगेन हमें थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, ये बंदा पैटी है, बट इसकी जो अचीवमेंट है हम उसको भी नहीं ऐसे कह सकते कि मिडिल ईस्ट में शांति नहीं है। वो एक डिफरेंट चीज़ है। उसने जो शांति कराई थी वो इब्राहिम अकॉर्ड की है। इसराइल और अरब कंट्रीज़ की लड़ाई थोड़ी हो रही है, इसराइल और ईरान की लड़ाई हो रही है। तो अगेन प्रशांत भाई थोड़ा सा यहाँ पे लेट्स बी ऑनेस्ट। मगर ट्रम्प का उस वक्त कहना था कि मैंने इतना बढ़िया काम किया है दुनिया में, मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, ओबामा को दे दिया है। तो अब देखिए ट्रम्प की हालत ये है, कैसे भी करके ये चाहते हैं कि इनकी इस टर्म में ना इनको भी और ये हो रहा है फनी भाई, डेस्परेट हो रहा है और इसको नहीं मिला एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि ये तो मतलब ये कर थोड़ी सकता है। वॉर करके मिल रहा होता तब तो इजी था, वॉर कर दो ठीक है, लेकिन वॉर रुकवानी है और कन्विंस करना है कि मैंने रुकवाई है। नोबेल प्राइज मिल जाए। अब क्वेश्चन ये आता है किस बात पे मिले। यूक्रेन रशिया वॉर खत्म कराई? नहीं कराई। इजराइल गाजा के बीच में जो इशू चल रहा है क्या वो खत्म कराया? वो भी नहीं खत्म कराया। अब इजराइल ईरान का इशू नया स्टार्ट हो चुका है। तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इनके दौरान, एक भी ये खत्म नहीं कर पाए। और घूम फिर के आने वाले टाइम में मिड टर्म इलेक्शंस में इनके प्रतिद्वंदी इनसे पूछेंगे कि आपने फॉरेन पॉलिसी में क्या किया। वहां पर ट्रम्प के पास एक तुर्क का इक्का होगा। आसिम मुनीर ने बोला मैंने जंग रुकवा दी, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और इसी वजह से मुझे मिलना चाहिए नोबेल पीस प्राइज, मगर मुझे पता है मुझे देंगे नहीं क्योंकि वो बायस्ड हैं, ये वो वगैरह। तो ये ट्रम्प का पॉलिटिकल नैरेटिव होने वाला है आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में। अब यहाँ पे आप लोग पूछोगे इस वक्त भारत को क्या करना चाहिए ये सब देख कर। देखिए मेरा मानना ये है, इंडिया को कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशंस इजराइल के साथ इंप्रूव करते रहने चाहिए, क्योंकि इजराइल देखो मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो ना, मुझे भी नहीं लगता कि इसको मिलेगा नोबेल प्राइज सो फार जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से। और एक्चुअल में अगर ये कहा जाए कि क्योंकि वो बायस्ड है, बायस्ड वो हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इसको क्यों मिल जाता। अगर ये यूक्रेन को फुल सपोर्ट खोल देता ना कि भाई यूक्रेन को फुल सपोर्ट है, जो मर्जी उनके उसमें होगा। क्योंकि देखो नोबेल प्राइज़ है क्या, नॉर्वे की एक संस्था है जो अल्फ्रेड नोबेल इस्टेब्लिश करके गए थे अपने बाद, ठीक है। उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई क्योंकि लंबे समय से चलता आ रहा है। एक इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी उनके एज के हिसाब से और उनके कंटिन्यूअस परसिवियरेंस टुवर्ड्स सम गोल के हिसाब से होती है। अगर ये बंदा जितना ही जो बाइडेन सपोर्ट कर रहा था ना, उससे बढ़ के सपोर्ट कर रहा होता ना इसराइल को, या उतना ही सपोर्ट कर रहा होता, तो इसको मिल भी जाता नोबेल प्राइज़, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, अब क्योंकि यूरोपियंस इससे चिढ़े हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको कभी कुछ ना मिले, ठीक है। और फिर ये जरूर कहेगा बायस्ड है, और बायस्ड हैं भाई। आप दुनिया की किसी भी एजेंसी के बारे में अगर आप ये सोच के बैठे हो ना कि वो बायस नहीं है, तो स्नैप आउट ऑफ इट ठीक है। सब बायस होते हैं, हम भी बायस हैं, हमारा देश भी बायस्ड है, हमारे देश की एजेंसियां भी बायस्ड हैं, ठीक है। ये हम इंसान हैं। जो या तो भगवान होगा वो अनबायस्ड होगा, या तो जो पागल होगा जिसको पता ही नहीं है कि दुनिया क्या चल रहा है, सड़क के आगे, सड़क पे चलूँ ट्रक के आगे, ट्रक मुझे उड़ा देगा, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो हो सकता है अनबायस्ड क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं चलता। सोचने वाले इंसान बायस्ड होते हैं। एक मच मोर स्टेबल पार्टनर है भारत का कंपेयर टू यूएस। यूएस में कुछ पता नहीं है, स्पेशली ट्रम्प के अंडर। ये आज कुछ बोल दे, अगले महीने कुछ बोल दे। अभी भी इंडिया के बारे में कुछ खराब नहीं बोलते, बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड है नरेंद्र मोदी और ये वो वगैरह। बट एट द सेम टाइम ट्रम्प को अच्छे से पता है कि जो ये काम कर रहे हैं आज के समय, इससे इंडिया के साथ यूएस के रिलेशंस काफी खराब होंगे। सो आई बिलीव इस बारे में मैं एक बात सोच रहा था जो भूल गया बोलना। आप में से जो लोग चेस खेलते हैं, ठीक है, अगर कोई कहे कि भाई मैं अपना घोड़ा नहीं मरने दूंगा, चाहे मेरी रानी मर जाए, चाहे मेरा किंग मर जाए, चाहे मुझे चेक मिला हुआ है, लेकिन अगर मान लो किसी ने चेक दिया, और चेस में एक टेक्निक होती है जिसे पिन करना कहते हैं, या तो पिन और एक और उसके लिए एक और वर्ड होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उसमें ये होता है, मान लो आप चेक देते हो किंग को, और अगर वो किंग बचाता है तो एक दूसरा भी मर रहा है, ठीक है, एक और कोई घोड़ा या कुछ भी रानी वानी कुछ मर रही है, ठीक है, उसको पिन या कुछ बोलते हैं। तो जब आप राजा को बचाने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस कर देते हो, ट्रम्प कह रहे हैं मुझे पिन किया हुआ है मेरे घोड़े और राजा के अगेंस्ट, या नाइट या राजा के अगेंस्ट, ठीक है, मैं नाइट नहीं मरवाऊंगा, राजा मरवा लूंगा। ये बात कह रहा है बेसिकली ट्रम्प, ठीक है। इससे बंदे की फॉरेन पॉलिसी और ये लाइक जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग का आप हिसाब लगा सकते हो। पहली बात तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, इवन अगर हम मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की बात करें, जॉइंट प्रोडक्शन की बात करें, तो वहां पर इजराइल डेफिनेटली इंडिया की फर्स्ट चॉइस रहने वाला है रादर देन यूएस। इस आसिम मुनीर एपिसोड के बाद तो डेफिनेटली। फिर उसके अलावा देखिए भारत का कोई इतना रोल है नहीं,
इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट में हम इससे दूर रहना चाहते हैं। हमने कहा है कि दोनों कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। Yes. पाकिस्तान को अगर प्रो यूएस अप्रोच रखनी है तो उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी पाकिस्तान ही भुगतेगा। इन्होंने अफगानिस्तान में यूएसए की मदद तो करी थी, मगर उसके बाद जो लाखों पाकिस्तानी मारे गए थे, जो आतंकवाद की एक वेव चली थी पूरे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान ने भुगती थी। तो अभी के लिए आसिम मुनीर किस रास्ते पर लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, नो वन नोज। बट ये बात तो तय है, देयर आर नो फ्री लंच। ट्रंप ने जो ये लंच कराया है आसिम मुनीर का, इसका बिल बहुत बड़ा आएगा, लेट आएगा। Yes. बट वो बिल देखना होगा पाकिस्तान भर पाएगा या नहीं। और फाइनली यहाँ पे आप लोग तो ओके, यहाँ पे इनकी वीडियो, क्योंकि ये जब वीडियो खत्म करते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। नहीं, पहले बात करते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो जो ये बेसिकली फाइनली जो इन्होंने समराइज़ किया वो बेसिकली ये है कि कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इस सिचुएशन में इजराइल और ईरान के बीच में हमारा, वी डोंट हैव अ डॉग इन द फाइट। हमारा दोनों ही कंट्री से बहुत बढ़िया रिलेशन है। इजराइल से शायद थोड़ा और ज़्यादा बढ़िया रिलेशन होगा, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे। तो हम इस में नहीं किसी भी तरफ से कूद सकते, ठीक है। पाकिस्तान के लिए चाहे वो ना भी चाहे तो थोड़ा थोड़ा कूदना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस ही यूएसए पे डिपेंड करती है। तो यूएसए जिधर जाएगा उसको उसके पीछे जाना ही पड़ेगा। और हिस्टोरिकली एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे सारी चीज़ें चलती आई हैं। हमेशा से ही अमेरिका की जहाँ भी वॉर है, जिसमें भी है, उसमें उसको पाकिस्तान को पिछलग्गू की तरह जाना ही पड़ता है। वो अनमने ढंग से हेल्प कर रहा हो, पीछे से उनकी तार काट रहा हो, वो एक अलग बात है, जो उसने अफगानिस्तान में भी किया। लेकिन उसका फ़ायदा उसको ये होता है कि जब फिर उसको ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका उसकी साइड लेता है। और क्योंकि इंडिया ने अमेरिका की साइड नहीं ली तो इंडिया की साइड वो नहीं लेता। इसीलिए जब ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका ने इंडिया की साइड नहीं ली, तो मुझे पर्सनली ना ज़्यादा दुख हुआ ना ज़्यादा बुरा लगा। उसका रीज़न ये है कि देखो, यूक्रेन रशिया वॉर में हमने भी तो नहीं ली ना अमेरिका की साइड, हमने भी तो प्रॉपर रशिया को कंडेम नहीं किया। इन्होंने किया, इन्होंने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस भी भेजे, ठीक है, इन्होंने प्रॉपर भाई शेल्स भेजे हैं यूक्रेन को, बड़े नंबर में सप्लाई किया है, जिसकी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और कुछ एक ही जगह थी जहाँ से मिल सकता था। अमेरिका की भी प्रोडक्शन इनफ नहीं थी उस चीज़ के लिए। तो ये खड़े हुए उनके साथ, तो इनको जब ज़रूरत पड़ी तो वो खड़े हुए। तो जो हमारी न्यूट्रल पॉलिसी है इन चीज़ों में, या फिर लेट्स से सॉवरन पॉलिसी है कि हम किसी और के हिसाब से नहीं डिसाइड करते, हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो अब मान लो आप हो अकेले खड़े लड़ाई में, ठीक है, और आप अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हो किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना। सामने एक और बंदा है जो भी अपने हिसाब से डिसीजन लेता है, बट उसका एक चेला भी है ठीक है, जो जिससे वो लड़ेगा उसके साथ उससे लड़ने जाएगा और आप जाओ और उसके चेले के थप्पड़ मार दो, तो वो आपकी साइड लेगा या अपने चेले की साइड लेगा, ठीक है। तो ये वो वाली सिचुएशन है। एनीवे, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। विच टू कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अरे यार, इसके लिए तो ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है, रशिया और यूएसए है यार। सीप्री, बाय द वे, सीप्री ईयरबुक, सीप्री ना आई थिंक स्वीडिश एक एजेंसी है जो दुनिया में किस कंट्री के पास कितनी फायर पावर है इसका हिसाब रखती है। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिसाब रखता है, वैसे ये लोग फायर पावर का हिसाब रखते हैं। और सबसे ज़्यादा यूएसए, और इसमें ऑप्शन, हाँ सेकंड बी ऑप्शन है इसका, रशिया और यूएसए के पास है। दोनों के पास ही 5000 से ऊपर हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे, लाइक थर्ड नंबर पे चाइना आता है इन दोनों के बाद, और चाइना के बहुत नीचे है, लाइक 500-600 के आसपास। तो इसमें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये।